एक शहर में मीना के साथ उसकी दो बहुएं रहा करती थी। प्रिया एक गरीब देवरानी और नेहा एक अमीर जेठानी। जिस घर में अमीर गरीब हो वहाँ महाभारत तो होनी ही है। 2 दिन बाद दिवाली का दिन भी आने वाला है और सास किसी एक को 5 तरह का खाना बनाने की जिम्मेदारी देती है। वो कौन सी बहू होगी, ये कहानी जानने के लिए आगे देखते हैं। दिए ले लो, दिए ले लो, दिवाली के लिए दिए ले लो, अच्छी मिट्टी के दिए ले लो। ये सुनते ही गली की कुछ औरतें बाहर आ जाती हैं। अच्छी मिट्टी के सुंदर सुंदर छोटे बड़े दिए देखती हैं। इतने में मीना और उसकी दोनों बहुएं भी आवाज सुनकर बाहर आती हैं। वो देखती हैं गली कुछ औरतें दिए खरीद रही हैं। तभी प्रिया अपनी सास मीना से कहती है, माँ जी, दिवाली आ रही है, क्यों ना मंदिर में रखने और घर के सजावट के लिए सुंदर दिए ले ले। देखिए ये रंग बिरंगे दिए कितने सुंदर लग रहे हैं। बड़ा वाला दिया खासकर मंदिर में रखने के काम आ जाएगा और ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ माँ जी, मुझे ये बड़ा वाला दिया ज्यादा अच्छा लग रहा है। देख ले बहू, जो तुझे सही लगे वही ले ले। एकदम प्रिया अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, 2 दिन बाद ही तो दिवाली है, ये सबसे बड़ा वाला दिया मंदिर के लिए ही सही रहेगा। ठीक है, ध्यान रहे एक भी दिया टूट ना पाए, संभाल कर रखियो। दिवाली पर लगाएंगे तो रौनक ही अलग हो जाएगी। अरे सुन बहू, जरा कुछ काम याद आ गया मुझे, तू खरीद, मैं अभी आती हूँ। अरे बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास ऐसे भी दिए हैं जो गिरने के बाद भी नहीं टूटेंगे, पक्के मिट्टी से बने हैं। इतना कहने पर दिए वाला पन्नी में दिए डालकर कहता है, लो बहन जी, आपके छोटे बड़े दिए सब पन्नी में डाल लिए। ये लीजिए भैया पैसे। सामान खरीद रही औरतें दिए लेकर घर जाती हैं। वहीं मीना की बहुएं भी घर आती हैं। छोटी बहू दिए लाकर मंदिर के कोने में रख देती है। तभी उसकी अमीर जेठानी कहती है, वैसे देवरानी जी, तुम इतनी गरीब हो, तुम्हारा पति एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता, लेकिन दिए लेने के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे तो लगता है जरूर तुमने माँ जी के पैसे चुराए होंगे। हाँ, या फिर मेरे पीठ पीछे कहीं मेरे पैसे तो नहीं ले लिए तुमने? बस करो तुम। हाँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पति इतना पैसा नहीं कमाते, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने चोरी की है। घर खर्च से कुछ पैसे बचे थे जो माँ जी ने मुझे दिए थे, उसी से मैंने ये सब खरीदा है। मैं गरीब जरूर हूँ, मगर पैसा बचाना जानती हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ जो फालतू की चीजों में खर्च करूँ। Whatever। प्रिया घर के काम करती है सारे और मैडम नेहा आराम करती है, क्योंकि नेहा तो कामचोर थी और उसे खाना बनाना भी सही से नहीं आता था। सारे घर का काम बेचारी प्रिया अकेले ही करती। शाम के टाइम मीना दोनों बहुओं को बाहर हॉल में बुलाती और कहती है, बहुओं ये बताओ, दिवाली आ रही है 2 दिन बाद, तो कौन सी बहू तुम में से 5 तरह का खाना बनाएगी? माँ जी, मुझे अपनी भी तैयारी करनी है, शॉपिंग पर भी जाना है। आई हैव नो टाइम। मैं ये दिवाली पर खाना वाना नहीं बना सकती। वैसे भी मेरे पास पैसा बहुत है, इसलिए मुझे दिवाली की शॉपिंग्स बहुत सारी करनी है और दिवाली पर काफी ऑफर भी चल रहे हैं। तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत कुछ करना है। देवरानी जी तो खाली पड़ी रहती है, एक काम करो ना, आप उसे ही कह दीजिए। वैसे भी ये तो फटी चटी साड़ी ही पहनती है। कोई बात नहीं दीदी, मैं इसी साड़ी में खुश हूँ। आपकी तरह मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना कि मैं हर चीज में उड़ाऊं। मेरे पति ने मुझे इतने प्यार से ला कर दी है, मुझे अपनी चीजों की कदर करनी आती है। और वैसे भी आपको 5 तरह का खाना बनाना भी तो नहीं आता होगा ना, लेकिन मैं सारी तैयारी अकेले ही कर लूंगी। ठीक है, फिर तू ही दिवाली पर 5 तरह का खाना अकेले बना लियो। याद रहे कुछ गड़बड़ ना हो, भगवान को भोग भी लगाना होगा। भगवान के मामले में मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। प्रिया से अपनी बेइज्जती सुनकर नेहा को बहुत जलन होती है।
क्योंकि घर का सारा काम तो प्रिया ही करती है। नेहा को घर का काम आता ही नहीं था। नेहा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अब अगली सुबह दिवाली का समय आता है कि नेहा कमरे में अकेले बैठकर अपनी देवरानी को सबक सिखाने का सोचती है। तभी नेहा की माँ का फोन आता है। नेहा फोन उठाकर अपनी माँ का हालचाल पूछती है। तभी उसकी माँ रमा कहती है, क्या बात है बेटी, आज बड़ा परेशान लग रही है। किसी ने कुछ कहा है क्या तेरे को? नेहा अपनी माँ रमा को सारी बात बताती है कि कैसे उसकी देवरानी ने उसकी इंसल्ट की और कहती प्रिया को 5 तरह का खाना बनाने का मिला है, लेकिन मैं उसका खाना बनने नहीं दूंगी और उससे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। ये सब सुनकर उसकी माँ रमा कहती है, देख ले बेटा, जो करना है जरा ध्यान से करना, कहीं खुद मत फंस जाना अपनी जाल में, समझी? उसी दिन गरीब प्रिया की सास उसे कुछ पैसे देती है, जिससे वो 5 तरह का खाना बनाने के लिए मेवा और खाने का सामान लाती है, साथ ही भगवान जी के सजाने का भी। दूसरी तरफ जेठानी भी शॉपिंग कर लेती है। नई जूती कपड़े लेकर वो घर आती है। प्रिया घर का सारा काम करती, साफ सफाई के बाद मंदिर की सफाई करती। वहीं दूसरी तरफ नेहा आराम फरमाती और प्रिया दिवाली के लिए खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। अब सारा खाना मैंने बना लिया है, मेहमान भी शाम तक आएंगे। ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, बाकी जो रह गया है काम उसे थोड़ी देर में पूरा कर लूंगी। जैसे ही प्रिया आराम करने के लिए अपने कमरे की तरफ जाती है, तभी उसके पीछे से उसकी जेठानी आकर उसका सारा खाना गिरा देती है। रसोई की खिड़की खुली होती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया रसोई में आती है, सारा खाना गिरा हुआ है। खिड़की के बाहर एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। ये सब देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है और रोते हुए कहती है, ये जरूर इस बिल्ली ने गिराया होगा, यहाँ तो कोई और है ही नहीं। हे भगवान, ये इतना सारा खाना कैसे गिर गया? मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, अब तो पैसे भी नहीं है सामान लाने के लिए। हे भगवान, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? अब मैं पैसे माँ जी से मांग भी नहीं सकती। ये सब क्या हो गया भगवान? प्रिया ने जो 5 तरह का खाना बनाया था, अब वो खाने लायक नहीं रहा। प्रिया कूड़ेदान में सारा खाना फेंक देती है और अपने कमरे में जाकर सोचती है कि अब क्या किया जाए। प्रिया अपने पति के पास जाती है और उसे सारी बात बताते हुए कहती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए खाना बनाने के लिए। जो खाना मैंने बनाया था वो तो सारा खराब हो गया, मुझे फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? खाना खराब हो चुका है? ऐसे कैसे हो गया? आज से पहले तो नहीं हुआ। रवि को सारी बात बताती है क्या हुआ जब वो रसोई घर में गई थी। अरे तुम तो जानती हो ना कि मेरा काम सही नहीं चल रहा है, तो कहाँ से लाके दूंगा तुम्हें पैसे? मेरे पास कोई पैसे है ही नहीं। मेरे हालात ऐसे है ना, कोई भिखारी आकर मुझसे 10 रुपए भी मांगे तो उसको देने के लिए 1 रुपया नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं? देख लो यार, कोई दूसरा बंदोबस्त कर लो या फिर माँ को जाके सच बता दो, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सुनकर प्रिया परेशान हो जाती है। तभी वो मंदिर में जाती है और भगवान जी के पास जाकर रोती है। तभी उसकी नजर उसके गले में पड़ी चेन की ओर जाती है। वो उसकी माँ की दी हुई चेन थी। प्रिया सोचती है कि अब यही एक रास्ता है, इसे गिरवी रख कर मैं पैसे उस सुनार की दुकान पर जाती है और पैसे लेकर आती है। घर आने के बाद प्रिया कहती है, आए, और मेरी कमर दुख रही है। मुझे तो बहुत तेज चक्कर भी आ रहे हैं। अभी तो मेहमान के आने से पहले शाम तक मुझे 5 तरह का खाना भी तैयार करना है और आरती के टाइम भोग भी तो लगाना है। प्रिया इतना कहकर जैसे ही आगे बढ़ती है,
तभी अपनी सास मीना से टक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। अरे बहू, अरे क्या हुआ तुझे? अरे तू ठीक तो है ना बहू? माँ जी को बताया तो माँ जी तो बहुत परेशान होंगी। हे भगवान, मुझे माफ करना, मैं माँ जी से झूठ बोलने जा रही हूँ। वो माँ जी, मैंने आपको देखा नहीं ना, और मैं काफी ज्यादा थक भी गई हूँ तो खुद को संभाल नहीं पाई। आप ठीक तो हो ना माँ जी? अरे तू मेरी छोड़, मुझे क्या होगा, बस मुझे शाम की चिंता है। बस तू मुझे शाम तक 5 तरह का खाना बना कर दे दे बहू। और हाँ, अच्छा हुआ मैंने तेरी जेठानी को ये जिम्मेदारी नहीं दी, वरना वो तो पता नहीं क्या ही करती। और हाँ, अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब तू जल्दी से दवाई खा और दवाई खाकर काम पर लग जा। जी माँ जी। दवाई खाकर प्रिया रसोई में जाती है, पर तभी उसका पति रसोई में उससे आकर कहता है, ये तो अच्छा हुआ आज मैं काम पर नहीं गया और छुट्टी ले ली। तुम्हारी तबीयत देख के लग नहीं रहा है कि तुमसे हो पाएगा। एक काम करता हूँ, तुम्हारी मदद करा देता हूँ। अजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी माँ जी ने मुझे 5 तरीके का खाना अकेले बनाने को कहा है, तो मैं कर लूँगी, आप जाइए। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन हाँ, थोड़ा भाभी से बच के रहना। तुम तो जानती हो वो कितनी चालाक है। वो आए दिन तुम्हें ताने देती रहती है और तुम्हें सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे खाने का सत्यानाश कर दे और माँ से तुम्हें डांट सुनवा दे। मुझे तो लगता है पिछली बार भी उन्होंने किया होगा ये सब, लेकिन छोड़ो, अब क्या ही पता। लेकिन जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ ना, वो कर सकती हैं ऐसा। पैसों का घमंड है बस उनको। अमीर जेठानी रसोई के बाहर छुपकर प्रिया और उसके पति की सारी बात सुनती है और बिना पूरी बात सुने अपने कमरे में जाकर प्रिया को परेशान करने की नई तरकीब सोचती है। इस बार नेहा अपनी देवरानी को सीढ़ियों पर तेल लगाकर गिराने की सोचती है। अरे नहीं, वो दीदी ऐसी नहीं है, वो तो बस मुंह से ही बड़बड़ करती रहती है। आप जाओ, मैं कर लूंगी अकेले सब। प्रिया जल्दी जल्दी दोबारा सारा खाना बनाती है। थोड़ी ही देर में उसका सारा खाना फिर से बनकर तैयार हो जाता है और वो खुश होती है। दूसरी तरफ नेहा सीढ़ियों पर तेल डाल देती है प्रिया को गिराने के लिए। तभी नेहा का पति घर आते ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो उस टाइम कुछ नहीं कहता। उसे अंदाजा नहीं था कि नेहा कुछ बड़ा करने वाली है। प्रिया भगवान का शुक्रिया कर ही रही होती है, तभी उसकी जेठानी रसोई में आती है। अरे देवरानी जी, आप कितना थक गई होंगी। एक काम कीजिए, आप हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लो, बाकी यहाँ की सफाई मैं संभाल लूंगी। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो, मैं भी काफी ज्यादा थक गई हूँ। प्रिया अपने कमरे की ओर जाती है। जैसे ही सीढ़ियों पर चलना शुरू करती है, उसका पैर एकदम फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसका पति वहां आता है, दूसरे कमरे में ले जाता है। वहीं नेहा कहती है, अब आया ना मजा। हाँ, बड़ी आई मुझसे पंगा लेने वाली। रवि डॉक्टर को फोन करके घर बुलाता है और डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है। घबराने की कोई बात नहीं है, बस हल्की चोट है। ये दवाई खिलाना, शाम तक ठीक हो जाएगी। तभी ये सब देख सोनू का बड़ा भाई मुकेश उसे सारी बात बताता है कि आते टाइम उसने क्या देखा नेहा को सीढ़ियों पर करते हुए। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वो अपनी बीवी प्रिया से कहता है, प्रिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ जल्दी आइए। माँ देखिए, जेठानी ने अपनी देवरानी के साथ क्या किया है। सास कमरे में आवाज सुनकर आते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? और ये बहू ऐसे क्यों लेटी है? हुआ क्या इसे? अभी आपको पता चल जाएगा। तभी सोनू अपनी भाभी नेहा को आवाज लगाता है। जब वो आती है तो सब बताता है कि कितनी चालाकी से उसने प्रिया को गिराया और सब उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, निकल जाओ तुम मेरे घर से, इस घर में रहने लायक ही नहीं है तुम इतना गिर जाओगी, मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था।
तुम अमीर हो तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को समझो ही ना। मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई है मुकेश। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, आगे से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नेहा बहुत रोती है, लेकिन उसकी कोई एक बात नहीं सुनता। सास नेहा का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाती है और वहीं बेहोश प्रिया होश में आती है। नेहा के रोने की आवाज सुनकर वो कहती है, क्या हो रहा है ये सब? दीदी क्यों रो रही है? रवि सारी बात बताता है कि कैसे जलन और घमंड के चलते उसने तुम्हें मारने की साजिश की। ये सुनकर प्रिया को यकीन नहीं आता और वो बाहर जाती है और कहती है, माँ जी दीदी को छोड़ दीजिए, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो कभी मेरे साथ कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ दीदी कुछ भी बोल देती हैं, लेकिन मेरी जान नहीं ले सकती दीदी। मुझे दीदी पर पूरा भरोसा है। आज दिवाली के दिन लक्ष्मी घर से बाहर नहीं जाती। मैंने 5 तरीके का खाना बनाया माँ जी, सब मिलकर भगवान जी को भोग लगाते हैं। देखा, इतना सब होने के बाद भी तेरी देवरानी तुझे बचा रही है, लेकिन तू कठोर दिल उसे मारना चाहती थी। मुझे माफ कर दे प्रिया, मैं अहंकार में अंधी हो गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दे। तू जो सजा देगी मुझे वो मंजूर है। मैंने ही तेरा 5 तरह का खाना खराब किया और मैंने ही तेल लगाकर तुझे गिराया था। मैं तेरी अपराधी हूँ प्रिया, मुझे माफ कर दे। ये सब सुनकर प्रिया नेहा को माफ कर देती है। नेहा को गले लगाकर कहती है अपने पति और माँ जी से, माँ जी मुझे दीदी से बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, क्योंकि ये जैसी भी हैं, मैंने इन्हें अपनी बड़ी बहन जैसा समझा है। भले ही दीदी से मेरी बहस या फिर लड़ाई हो, मैंने इन्हें माफ किया और चाहती हूँ आप सब भी इनको माफ कर दो और हम सब मिलकर भगवान जी को 5 तरह के खाने का भोग लगाएं और साथ मिलकर दिवाली मनाएं। सब नेहा को माफ कर देते हैं, फिर मिलकर भगवान जी का भोग लगाते हैं। सारे मेहमान आते हैं दिवाली मनाने और 5 तरह का खाना खाकर सब प्रिया की वाहवाही करते हैं और दोनों बहुएं बहनों की तरह रहने लगती हैं। सरला ने अपने बेटे अमन की शादी कुछ ही दिनों पहले की थी। सरला की बहू चमेली बहुत पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। वो घर की जिम्मेदारियों को कुछ ही दिनों में समझने लगी थी, जिसका फायदा उसके सास सरला और पति भी खूब उठा रहे थे। पूरा दिन चमेली घर के कामों में ही लगी रहा करती। बहू, तेरा पोछा हो जाए तो मेरे लिए चाय बना दियो। माँ जी, पोछा लगाने के बाद मैं थोड़ा नहा लेती हूँ। सुबह से बस मैं काम में ही लगी हुई हूँ, नहाई भी नहीं हूँ। अरे बहू, बस चाय बना दे, उसके बाद नहाती रह। मुझे क्या, तुझे बस चाय ही तो बनाने को कहा है, उसमें भी फिर भी ये कर लूँ वो कर लूँ। मैं बस अभी बना देती हूँ, फिर नहा लूंगी माँ जी। पूरा दिन देखता हूँ बहू ही काम करती रहती है, तुम भी थोड़ा हाथ पैर हिला लिया करो। अरे बहू होती किस लिए है? सास ससुर की सेवा करने के लिए। अब बहू घर में है तो मैं काम करती हुई अच्छी लगूंगी क्या? तुम तो बस बैठे बैठे खाती हुई अच्छी लग रही हो। शाम के 4 बज चुके हैं, इतने समय में 3 बार खा लिया, लेकिन बहू उसने तो अभी तक नाश्ता तक नहीं किया। अरे जवान खून है। जब मैं बहू की उम्र की थी तो रात में खाना खाने बैठती थी, पूरे दिन काम करके। बहू तो अभी जवान है ना, बाल बच्चे भी नहीं है, ना कोई टेंशन, तो भला फुर्ती कैसी नहीं होगी। मुझे भी पता है तुम कितना काम करती थी, तो बोलने से पहले सोचा करो कि तुम क्या कर रही हो। अब चमेली किचन में जाकर अपनी सास के लिए चाय बना कर लाती है और चाय देकर जैसे ही अपने नहाने के लिए कपड़े लेने जाती है, तभी वहाँ सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सरला, क्या बात है, चाय पकोड़े चल रहे हैं, मुझे भी कभी बुला लिया कर ऐसे मौके पर। अरे विमला, तू बहू नहाने जा रही है, थोड़ा विमला के लिए भी चाय बना दे और पकोड़े भी बना ही दे, मन कर रहा है कब से। ऊपर से ये विमला ने और पकोड़े के नाम लेकर मुंह में लालच दे दिया। चमेली अपने कपड़े बाथरूम में रखने के बाद फिर से चाय और पकोड़े बनाने जाती है। माँ जी को एक बार तो सोचना चाहिए था ना कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और वो मुझे एक के बाद एक काम दिए ही जा रही हैं। माँ को फोन करके आज ही कहती हूँ थोड़े दिन के लिए मायके बुला ले।
चमेली अपना पूरा दिन कामों में ही निकाल दिया करती। चमेली की शादी को मात्र 2 महीने हुए थे, लेकिन वो इन कुछ ही महीनों में खुद में घुटन महसूस करने लगी थी। अब देर शाम जैसे ही चमेली खाना खाने बैठती है, वैसे ही सरला चमेली को आवाज लगाने लगती है। बहू, शाम के खाने में क्या बनाएगी? अरे शाम हो गई है, बहू कहीं तू जाकर सो तो नहीं गई? तुझे पता है ना शाम के पहर में सोना नहीं चाहिए। माँ जी, मैं तो खाना खा रही थी, खाने का समय तो है ही नहीं मेरे पास, और आप कह रही हैं कि मैं सो रही हूँ। चल जल्दी से खाकर शाम के खाने की तैयारी कर। और सुन, आज कुछ अच्छा बना ले, खाने का बड़ा मन कर रहा है, जिसको खाकर मजा आ जाए। जी माँ जी, अभी आती हूँ, मैं करती हूँ ना शाम के खाने की तैयारी। माँ, मुझे ना घर आना है, 2 महीने हो गए हैं। एक तो यहाँ मुझे कोई समझता नहीं है, सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते। अभी 6 बज रहे हैं और अब मैं खाना खाने बैठी हूँ। कुछ देर तक चमेली अपनी माँ को अपने ससुराल वालों की शिकायतें करती रहती है। कुछ देर बाद जब फोन कट जाता है तो चमेली रात का खाना बनाने जाती है और रात की 12 बजे तक किचन में काम करती रह जाती है। बहू देख, सरला तेरी सास है और सास बहू में कभी बनती नहीं है। तू जितना काम करेगी वो तुझसे उतना काम ही करवाती रहेगी। नहीं पापा जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है माँ जी से, बस वो मुझे समझ नहीं रही है और ना वो समझते हैं। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो बिना रुके या बैठे काम करती जाऊँ। मैं समझता हूँ, लेकिन बहू तुम भी थोड़ा अकड़ के रहो, वरना तू पूरे दिन काम करती रह जाएगी, पागल हो जाएगी। मैं रवि से कहता हूँ तुझे वो कहीं घुमाने ले जाए। पापा जी, वो तो मुझे और ही नहीं समझते। मैंने उन्हें कहा माँ के घर होकर आते हैं, तो कहने लगे माँ का ध्यान कौन रखेगा। क्या बातें चल रही है दोनों ससुर और बहू के बीच? और तुम तो सोने जा रहे थे, तो यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम बहू के कान भरने तो नहीं आए मेरे खिलाफ? अरे मैं तो दवा खाने के लिए पानी भरने आया था। और बहू तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? किचन में जितने भी बर्तन हैं उससे अच्छे से धो दे। चमेली भी बिना कुछ बोले काम में लग जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। सुबह से रात हो जाती है मुझे काम करते करते, अब तो मेरी पीठ भी जवाब देने लगी है। लेकिन माँ जी तो कितनी निर्दयी है, मुझ पे जरा भी तरस नहीं आता। माँ को आज फोन किया था, बोला मुझे बुला लो, कहती नई शादी है, कोई जरूरत नहीं है आने की। देर रात चमेली सोने जाती है और सुबह के 4 बजे उठकर नहाती है, पूजा पाठ करती है, खाना पीना बनाने लग जाती है। बहू, खाना बन गया, चल अब 1 कप चाय बना दे, बहुत तलब लग रही है। हाँ माँ जी, बस इनका टिफिन दे दूं, वरना भूल जाऊंगी। अरे सरला, मैं क्या कहती हूँ, हम किसी तीर्थ यात्रा पर चले क्या? अब तो तेरे घर में काम करने वाली बहू भी आ गई है। सुबह के 8 भी नहीं बजे है और अभी तू है कि यहाँ चले वहाँ चले करने पहुँच गई। मुझे ये बता, तू अपने घर से देखती तो नहीं रही थी ना कि मैं कब उठी? अच्छा, वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी बस तू चाय पिला दे। बहू, विमला के लिए भी 1 कप चाय बना दे। वैसे सरला, कुछ भी कह, तेरी बहू बहुत काम करती है, हर वक्त बस काम ही करती रहती है। जब भी आती हूँ तो देखती हूँ वो काम ही कर रही है। चमेली, जो कि बहुत चंचल थी, वो उदास सी रहने लगी थी और किसी से ठीक से बात तक नहीं करती थी। चुपचाप सी चमेली एक तो अपने मायके भी नहीं जा सकती थी और ससुराल वालों ने तो उससे इतना काम ले रखा था कि बेचारी को अब पूरा दिन काम ही करना पड़ता। एक रोज देर शाम सरला अपनी बहू को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन सरला को चमेली कहीं भी नहीं मिलती। सुनिए जी, आपने बहू को कहीं बाहर जाते हुए देखा या इधर उधर जाते हुए देखा है? बहू ने मुझे तो 4 बजे चाय दी है, देखो चाय के साथ बिस्कुट भी खाए हैं। अरे तो इतनी देर से कहाँ निकल गई तुम्हारी बहू? देखो जरा जाकर, कहाँ है वो? किचन में इतने बर्तन पड़े हैं, शाम का खाना बनाना है, लेकिन वो है कि कहीं भी नहीं है। तुम बहू को ढूंढ रही हो या उसके काम को? आप चुप रहिए, आपने ही बहू के कान भरे होंगे। आप मुझसे खुश ही कब रहते थे? अरे सरला, इतनी शाम में तूने अपनी बहू को कहाँ भेज दिया? मैंने अभी ही देखा, उधर ही कहीं जा रही थी तेरी बहू। मैंने तो उसे कहीं जाने को कहा ही नहीं, ना ही वो किसी के घर को बताकर गई है। रुको, अभी उसे फोन लगाती हूँ। अब सरला चमेली को कॉल करती है, लेकिन चमेली फोन नहीं उठाती और अपनी बड़ी बहन माया के घर पहुंचती है।
जरूर बहू घर के तामझाम से परेशान होकर घर छोड़ के चली गई। मैंने कौन से उसे पहाड़ तोड़ने को बोल दिया, बल्कि तुम्हारे कान भरने से वो घर छोड़कर गई है। पूरे दिन बैठी रहती हो और बहू को नौकर बना के रखा है, ऐसे में वो घर छोड़ के ना जाए तो क्या करे। सरला की हरकतों की वजह से चमेली घर छोड़कर अपनी बड़ी बहन के घर कुछ दिन रहने के लिए चली जाती है। लेकिन इधर सरला को जब घर का सारा काम करना पड़ता है और शाम के 3-4 बजे खाना खाने को नसीब होता है, तो उसे पता चलता है कि वो अपनी बहू के साथ कितना जुल्म कर रही थी। उसके बाद सरला अपनी बहू से माफी मांगकर उसे घर बुलाती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तू घर छोड़कर चली गई। उसके बाद मुझे पता चला कि तू सच में कितना अकेला महसूस कर रही होगी। माँ जी, मैं आप लोगों को बिना बताए दीदी के घर गई थी और मेरा वहाँ जाना इसलिए जरूरी था। 2 महीने बाद मैं लोगों से मिली। अगर मैं यहाँ एक दिन भी और रहती तो मैं शायद पागल हो जाती। ये बात चमेली के मायके वालों को जब पता चलती है तो चमेली की माँ चमेली को कुछ दिन अपने पास बुला लेती है और उसे भी अपनी बेटी की हालत देखकर खुद पर पछतावा हो रहा था।